तो गाइस स्वागत है आप सभी का हमारे क्रैक यूपीएससी एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं 21 एंड 22 अप्रैल के पीआईबी एंड द हिंदू समरी बेस्ड जो करंट अफेयर्स है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय वाणिज्य सचिव अनूप वाधवान ने अमेरिकी सरकार द्वारा भारत को ब्लैंक करने वाले देशों शामिल करने संबंधित फैसले के औचित्य पर सवाल उठाया है। तो इसके ऑप्शन है, ट्रेड रिलेशन को समाप्त करने वाले देशों शामिल करने पे, अंतर्राष्ट्रीय संधि तोड़ने वाले देशों के लिए, करेंसी मैनिपुलेट करने वाले देशों में, या इनमें से कोई नहीं। जिसका उत्तर है करेंसी मैनिपुलेट करने वाले देशों शामिल करने से संबंधित फैसले के औचित्य पर सवाल उठाया है। तो चलिए इस टॉपिक के बारे में जान लेते हैं। तो हाल ही में अमेरिकी राजकोष विभाग यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा भारी मात्रा में डॉलर की गई खरीद यानी कि सकल घरेलू उत्पाद का 5% लगभग का हवाला देते हुए अमेरिकी कांग्रेस में पेश की गई करेंसी मैनिपुलेटर्स निगरानी सूची में भारत को बनाए रखा है। भारत को मुद्रा निगरानी सूची में शामिल करने का एक और कारण $20 मिलियन या उससे अधिक का व्यापार अधिशेष भी है। इसकी पृष्ठभूमि के बारे में जान लेते हैं। तो केंद्रीय बैंक के प्रमुख अधिदेशों में मुद्रा में स्थिरता लाना शामिल होता है। इसके लिए केंद्रीय बैंक विदेशी मुद्रा का क्रय और विक्रय करते हैं। मुद्रा हेरफेर यानी कि करेंसी मैनिपुलेट, यह क्या होता है? तो किसी देश द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अनुचित प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हासिल करने के लिए जानबूझकर अपनी मुद्रा और अमेरिकी डॉलर के बीच विनिमय दर को प्रभावित करने को अमेरिकी ट्रेजरी विभाग द्वारा मुद्रा हेरफेर यानी कि करेंसी मैनिपुलेशन के रूप में परिभाषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में श्रीलंका ने भारत के साथ प्रस्तावित ब्लैंक शुरू करने का फैसला स्थगित कर दिया। तो इसके ऑप्शंस हैं, ए नीतिगत चर्चा, दूसरा है ट्रैवल बबल, तीसरा है अंतर सरकारी विघटन, चौथा है ऊपर में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है ट्रैवल बबल, यानी कि हाल ही में श्रीलंका ने भारत के साथ प्रस्तावित ट्रैवल बबल शुरू करने के फैसला को स्थगित कर दिया है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो ट्रैवल बबल यह क्या होता है? तो ट्रैवल बबल व्यवस्था के अंतर्गत घरेलू स्तर पर नोवेल कोरोना वायरस महामारी को नियंत्रित करने में अच्छा प्रदर्शन करने देशों या राज्यों के मध्य फिर से संपर्क स्थापित किया जाता है। इस प्रकार के बबल में समूह में शामिल देशों के मध्य परस्पर व्यापार संबंधों को फिर से जोड़ना तथा यात्रा और पर्यटन जैसे किक स्टार्ट क्षेत्रों को पुनर्खोलने की सुविधा की जाती है। इसकी महत्व क्या है और संभावनाएं क्या है? तो विश्व भर में बेहतर प्रदर्शन करने वाले देशों के मध्य संभवित ट्रैवल बबल का आकार वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 35% के बराबर होगा। इस तरह ही व्यवस्था छोटे देशों द्वारा विशेष रूप से पसंद की जा रही है, जिसके तहत ये देश बड़े भागीदारों के साथ फिर से व्यापार करने में सक्षम होंगे। परिणाम स्वरूप उन्हें अधिक लाभ हासिल करने की संभावना होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण चीन सागर विवाद पर किन देशों के बीच हुआ है? तो इसके ऑप्शंस हैं, चीन और फिलीपाइंस, थाईलैंड और ब्रुनेई, चीन और कोरिया, या फिर चीन और जापान। तो इसका उत्तर है चीन और फिलीपींस, यानी कि अभी हाल ही में दक्षिण चीन सागर विवाद हुआ है, वो हुआ है चीन और फिलीपींस, ये दो देशों के बीच में। तो इसके संदर्भ में इसके टॉपिक के बारे में जान लेते हैं। तो फिलीपींस द्वारा समुद्री जलधारा के एक विवादित क्षेत्र में संचित तेल भंडार पर अपना दावा जताने के लिए दक्षिण चीन सागर में सैन्य जहाज़ों को तैनात करने की योजना बनाई जा रही है। फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो डुट्रे फिलीपींस के दावाकृत जल क्षेत्र में चीनी गतिविधियों को लेकर उसका सामना करने से अनिच्छा के लिए बढ़ती घरेलू आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। अब दक्षिण चीन सागर की अवस्थिति। तो दक्षिण चीन सागर दक्षिण पूर्व एशिया में पश्चिमी प्रशांत महासागर का एक
भूजा है। यह चीन के दक्षिण, वियतनाम के पूर्व और दक्षिण, फिलीपींस के पश्चिम और बोर्नियो द्वीप के उत्तर में अवस्थित है। यह ताइवान जलडमरू मध्य द्वारा पूर्वी चीन सागर और लुजान स्ट्रेट के माध्यम से फिलीपीन सागर से जुड़ा है। सीमावर्ती देशों और भूभाग: जनवादी चीन गणराज्य ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, सिंगापुर और वियतनाम, यानी कि इतने सारे देशों और भूभाग से ये जुड़ा हुआ है। कंट्रीज विथ क्लेम्स इन द साउथ चाइना सीज, यानी साउथ चाइना के सी में कौन कौन सी कंट्री है जो क्लेम करती है कि वो कनेक्टेड है। तो इसमें है वियतनाम है, मलेशिया है, ब्रुनेई है, फिलीपींस है, ताइवान है, चाइना है। आप देख सकते हो यहाँ पे दिए गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में दक्षिण चीन में ब्लैंक वार्षिक सम्मेलन 2021 का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया था। तो इसके ऑप्शंस हैं साउथ चीन एनुअल मीट, बीजिंग फोरम, 2 सत्र सम्मेलन या फिर बोआओ फोरम फॉर एशिया। तो इसका उत्तर है बोआओ फोरम फॉर एशिया, यानी कि हाल ही में दक्षिण चीन में बोआओ फोरम फॉर एशिया वार्षिक सम्मेलन 2021 का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया था। अब ये क्या है, तो इसके टॉपिक के रिलेटेड जान लेते हैं। तो हाल ही में दक्षिण चीन में हाइनान प्रांत के बोआओ में बोआओ फोरम फॉर एशिया वार्षिक सम्मेलन 2021 का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया था। इस वर्ष के सम्मेलन में 60 से अधिक देशों और क्षेत्रों के 2600 से अधिक मेहमानों ने भाग लिया है। इस साल का टॉपिक, यानी कि इस साल का बोआओ फोरम फॉर एशिया 2021 का विषय है अ वर्ल्ड इन चेंज, जॉइन हैंड टू स्ट्रेंथ ग्लोबल गवर्नेंस एंड एडवांस बेल्ट एंड रोड कॉरपोरेशन। तो बोआओ फोरम ये क्या है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो बोआओ फोरम फॉर एशिया की शुरुआत हुई है वर्ष 2021 मई 25 में एशियाई देशों और ऑस्ट्रेलिया द्वारा की गई थी। वर्ष 2006 में इसके सदस्यों की संख्या बढ़कर 28 हो गई, यानी कि जब शुरुआत की गई तो 25 एशियाई देशों और ऑस्ट्रेलिया द्वारा 2001 में की गई थी, और 2006 आते आते इसमें 3 और देश शामिल हो गए और इसकी संख्या बढ़ के 28 हो गई। यह एक गैर लाभकारी संगठन है। यह एशिया और विश्व में राजनीतिक, व्यापारिक और शैक्षणिक नेताओं के लिए एक उच्च स्तरीय मंच प्रदान करता है। इसका गठन दावोस, स्विट्जरलैंड में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले विश्व आर्थिक मंच के मॉडल पर किया गया है। यह फोरम क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने और एशियाई देशों को अपने विकास लक्ष्य के नज़दीक लाने के लिए प्रतिबद्ध है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न संस्थाओं तथा और युवा संगठनों द्वारा एक साथ मिलकर कौन सा अनोखा अभियान शुरू किया गया है? तो इसके ऑप्शंस हैं ए न्यू वर्ल्ड जनरेशन प्रोग्राम, बी पीस एंड हेल्थ मिशन, सी ग्लोबल यूथ मोबिलाइजेशन लोकल सॉल्यूशन, या फिर डी यूथ इनोवेटिव कॉन्फ्रेंस। इसका उत्तर है सी ग्लोबल यूथ मोबिलाइजेशन लोकल सॉल्यूशन। इस टॉपिक के बारे में जान लेते हैं। तो ग्लोबल यूथ मोबिलाइजेशन लोकल सॉल्यूशन अभियान ये क्या है? तो इस अभियान की शुरुआत हुई है 19 अप्रैल 2021 को की गई है, यानी कि अभी की गई है। और इस अभियान का उद्देश्य महामारी से प्रभावित समुदायों में युवाओं को जीवन के पुनर्निर्माण हेतु नव प्रवर्तनशील कार्यक्रम शुरू करने के लिए वित्तीय सहाय प्रदान करना है। इसके तहत आरंभ में $500 से $5000 की सहायता के रूप में कुल $2 मिलियन लगभग 15 करोड़ रुपए की राशि 4 स्तरों में उपलब्ध कराई जाएगी तथा एक उत्प्रेरक कार्यक्रम द्वारा सर्वाधिक आशाजनक समाधानों का आकलन किया जाएगा तथा आगामी महीनों में अधिक धन जुटाकर उन्हें दोहराया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ब्लैंक की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा वर्ष 2025 में अपना निजी ऑर्बिटल स्टेशन शुरू किया जाने की योजना बनाई जा रही है। इसके ऑप्शंस हैं रूस, अमेरिका, चीन या फिर जापान।
तो इसका उत्तर है रूस, यानी कि रूस के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा वर्ष 2025 में निजी ऑर्बिटल स्टेशन शुरू की जाने की योजना बनाई जा रही है। अब इससे रिलेटेड जान लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यह क्या होता है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की शुरुआत हुई है वर्ष 1998 में, और इसमें यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी सहित रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जापान की अंतरिक्ष एजेंसियां शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मानव इतिहास में सबसे महत्वाकांक्षी अंतर्राष्ट्रीय सहयोगों में से एक है। अब आईएसएस पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थित एक मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन निवास योग्य कृत्रिम उपग्रह है। आईएसएस सूक्ष्म गुरुत्वीय, माइक्रोग्रेविटी और अंतरिक्ष पर्यावरण अनुसंधान प्रयोगशाला के रूप में कार्य करता है, जिस पर खगोल जीव विज्ञान, खगोल विज्ञान, मौसम विज्ञान, भौतिकी और अन्य क्षेत्रों से संबंधित वैज्ञानिक प्रयोग किए जाते हैं। आईएसएस लगभग 93 मिनट में पृथ्वी की परिक्रमा करता है तथा प्रतिदिन 5 चक्कर पूरे करता है। सोवियत संघ तथा उसके बाद रूस द्वारा भेजे गए सैल्यूट, अल्मास और मीर स्टेशनों तथा अमेरिकी द्वारा भेजे गए स्काईलैब के बाद आईएसएस नोवा अंतरिक्ष स्टेशन है, जिस पर चालक दल निवास करते हैं। आईएसएस कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे आपको पूरा मॉड्यूल दिया गया है कि उसमें क्या होता है, कैसे सब रहता है, तो आप देख सकते हो। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्लैंक के शोधकर्ताओं को पहली बार मानव कोशिकाओं को बंदर के भ्रूण में विकसित करने में सफलता हासिल हुई है। इसके ऑप्शंस हैं ए इंग्लैंड, बी जापान, सी अमेरिका या फिर डी इंडिया। इसका उत्तर है सी अमेरिका। अमेरिका के शोधकर्ताओं को पहली बार यह मानव कोशिकाओं को बंदर भ्रूण में विकसित करने की सफलता हासिल हुई है। तो इससे रिलेटेड जान लेते हैं। तो हाल ही में अमेरिकी शोधकर्ताओं को पहली बार मानव कोशिकाओं को बंदर के भ्रूण में विकसित करने में सफलता हुई है। तो मेकाक बंदरों के भ्रूण में मानव कोशिकाओं को एकत्रित करके शोधकर्ताओं ने एक नामुमकिन समझा जाने वाला काल्पनिक उपकरण यानी कि काइमेरिक टूल तैयार किया है। यह काल्पनिक जीव, जिन्हें कीमारा कहा जाता है, ये दो भिन्न प्रजातियों की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। संबंधित मामलों में यह कीमारा मनुष्य और बंदर प्रजातियों से बने हैं। काइमेरिक शोध का उद्देश्य, शोधकर्ताओं का मानना है कि दो अलग अलग प्रजातियों की कोशिकाओं को एक साथ विकसित करने की यह क्षमता वैज्ञानिकों को अनुसंधान और चिकित्सा के लिए एक शक्तिशाली उपकरण प्रदान करती है, जिससे प्रारंभिक मानव विकास, बीमारियों का उद्भव, विकास अनुक्रम तथा उम्र वृद्धि संबंधित मौजूदा जानकारी में वृद्धि होगी। और इसके अलावा इस तरह के शोध से दवाओं के आकलन में भी मदद मिल सकती है और अंग प्रत्यारोपण जैसी महत्वपूर्ण ज़रूरतों का समाधान भी किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में धार्मिक स्वतंत्रता के संबंध में ब्लैंक्स के द्वारा अपनी वर्ष 2021 की वार्षिक रिपोर्ट जारी की गई है। तो इसके ऑप्शंस हैं ए अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग, बी अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ, सी यूरोपीय धार्मिक संगठन या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है ए अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग। तो चलते हैं इस टॉपिक के बारे में जान लेते हैं। तो हाल ही में अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग यानी कि यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम द्वारा अपनी वर्ष 2021 की वार्षिक रिपोर्ट जारी की गई है। और इस रिपोर्ट में एक स्वतंत्र द्विस्तरीय संघीय सरकारी आयोग है। रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु देख लेते हैं। तो रिपोर्ट में कहा गया है कि 14 देशों को विशेष चिंताजनक देश, कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कॉन्सर्न के रूप में अभिहित किया जाना चाहिए। इन देशों की सरकारें धार्मिक स्वतंत्रता संबंधित सुनियोजित, निरंतर तथा घोर उल्लंघन करने में लिप्त रही है और या उन्हें अनदेखा कर रही है। भारत भी इस 14 देशों की लिस्ट में शामिल है। तो भारत में धार्मिक स्वतंत्रता के संबंध में USCIRF के की गई
तो इसने कहा है कि इस वर्ष भारत में धार्मिक स्वतंत्रता स्थिति अपने नकारात्मक प्रक्षेपपथ पर बनी रही। सरकार द्वारा प्रोत्साहन प्राप्त हिंदू राष्ट्रवादी नीतियों के परिणाम स्वरूप धार्मिक स्वतंत्रता का सुनियोजित, निरंतर तथा घोर उल्लंघन होता रहा। रिपोर्ट में विशेष रूप से धार्मिक रूप से भेदभावपूर्ण नागरिकता संशोधन अधिनियम के पारित किए जाने का उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट में गत वर्ष हुई दिल्ली दंगों में पुलिस की मिलीभगत होने और इशारा किया गया है। इसके अलावा रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार द्वारा बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करने के आरोपी सभी व्यक्तियों को बरी किया गया तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति घृणा और हिंसा फैलाने वाले के लिए दंड मुक्ति इम्यूनिटी की संस्कृति के कारण होने वाली धार्मिक हिंसा से निपटने में सरकार निष्क्रियता दिखाई। ये सारी टिप्पणियां की गई है हमारे भारत देश के अगेंस्ट, भारत देश के बारे में धार्मिक स्वतंत्रता के संबंध में। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करने वाले सरकारी कर्मचारियों की पहचान करने और उनकी जांच करने हेतु ब्लैंक का संगठन किया है। तो इसका ऑप्शन से ए सुरक्षाकर्मी जांच, बी जांच आयोग, सी विशेष कार्यबल या फिर डी पहचान आयोग। तो इसका उत्तर है विशेष कार्यबल यानी कि सी। इस टॉपिक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो हाल ही में जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करने वाले तथा अथवा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के संबंधित किसी मामले में शामिल होने वाले सरकारी कर्मचारियों की पहचान करने और उनकी जांच करने हेतु विशेष कार्यबल स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया है। यह विशेष कार्यबल संविधान के अनुच्छेद 311(2)(c) के अंतर्गत जिन गतिविधियों पर कार्यवाही की आवश्यकता निर्धारित की गई है उनमें शामिल होने वाले संदिग्ध कर्मचारियों के मामलों की जांच करेगा। इसकी पृष्ठभूमि देख लेते हैं। तो सरकार द्वारा यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि अतीत में कई सरकारी कर्मचारियों द्वारा कश्मीर में जारी संघर्ष पर खुलेआम अपनी राजनीतिक राय व्यक्त करते हुए पाए गए थे। एक आधिकारिक आंकड़े के अनुसार वर्ष 2016 में 5 महीने तक चले आंदोलन के दौरान कई कर्मचारी भारत विरोधी प्रदर्शनों में भाग लेने और सोशल मीडिया पर भारत विरोधी भावनाओं को व्यक्त करने में शामिल पाए गए हैं। अनुच्छेद 311(2)(c) के तहत देख लेते हैं। तो जब राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि किसी व्यक्ति को लोक सेवा में बनाए रखना राज्य की सुरक्षा के हित में समीचीन नहीं है तो उसकी सेवाएं अनुच्छेद 311(2) में निर्धारित सामान्य प्रक्रिया का पालन किए हुए बगैर समाप्त की जा सकती है। इसी प्रावधान में संदर्भित समाधान राज्य की सुरक्षा के हित में संबंधित कर्मचारी को अवसर नहीं देने की समीचीनता के बारे में राष्ट्रपति का व्यक्तिपरक समाधान यानी कि सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन होता है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में मीडिया निगरानी समूह रिपोर्ट्स विदाउट वोट्स द्वारा खाली ब्लैंक्स 2021 जारी की गई है। इसके ऑप्शंस हैं ए बॉर्डर प्रेस वर्क इंडेक्स, बी प्रेस एक्टिविटी रिपोर्ट, सी प्रेस परफॉर्मेंस इंडेक्स या फिर डी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। इसके उत्तर है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। इस टॉपिक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स हाल ही में मीडिया निगरानी समूह रिपोर्ट्स विदाउट वोट्स द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 जारी की गया है। सूचकांक में नॉर्वे लगातार 5 वर्षों से शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। रिपोर्ट में 132 देशों को बहुत खराब या समस्याग्रस्त के समूह में श्रेणीबद्ध किया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पत्रकारों को अभिगम्यता प्रदान करने से वंचित करने और कोविड-19 प्रकोप के बारे में सरकार द्वारा प्रायोजित अतिप्रचार को बढ़ावा देने के लिए महामारी का उपयोग किया गया है। सूचकांक में भारत और पड़ोसी देशों का प्रदर्शन। तो 180 देशों की सूची में भारत 142वें स्थान पर रहा है। भारत के लिए ब्राज़ील, मैक्सिको और रूस के साथ खराब श्रेणी में रखा गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत
ठीक से अपना काम करने की कोशिश करने वाले पत्रकारों के लिए विश्व के सबसे खतरनाक देशों में से एक है। वर्ष 2016 में भारत 133वें स्थान पर था, जो कि वर्ष 2020 में तेजी से लुढ़क कर 142वें स्थान पर पहुंच गया है। अब विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यह क्या होता है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो वर्ष 2002 में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाने वाला विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 180 देशों में मीडिया की स्वतंत्रता के स्तर का आकलन करता है। यह सूचकांक मीडिया की स्वतंत्रता के निर्धारण के आधार पर तैयार किया जाता है, जिसमें मीडिया में बहलावाद, मीडिया को प्राप्त आज़ादी, कानूनी तंत्र की गुणवत्ता तथा पत्रकारों की सुरक्षा आदि का आकलन किया जाता है। सूचकांक में प्रत्येक क्षेत्र में मीडिया स्वतंत्रता के उल्लंघन स्तर संबंधित संकेत भी शामिल होते हैं। यह सूचकांक दुनिया भर के विशेषज्ञों द्वारा 20 भाषाओं में तैयार की गई एक प्रश्नावली के माध्यम से संकलित किया जाता है। इस गुणात्मक विश्लेषण को आकलन अवधि के दौरान पत्रकारों के खिलाफ हुई हिंसा तथा दुर्व्यवहार संबंधित मात्रात्मक आंकड़ों के साथ संयोजित किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर ब्लैंक का मंगलवार को 94 साल की उम्र में निधन हुआ है। तो इसके ऑप्शंस हैं KG अम्बेगावकर, या B श्री रामा राव, C M नरसिंहम, या फिर D सुब्बा राव। तो इसका उत्तर है M नरसिंहम। M नरसिंहम जिनका भी हाल में निधन हुआ है, तो उनके बारे में जान लेते हैं। तो N नरसिंहम बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में सुधारों हेतु 2 उच्च स्तरीय समितियों की अध्यक्षता करने के लिए जाने जाते हैं। दोनों नरसिंहम समितियों का इतना महत्व है कि आज भी उनके कुछ दृष्टिकोणों को संदर्भित किया जाता है और काम में लिया जाता है। उदाहरण के लिए बैंक को विलय करना और सशक्त मेगा बैंकों बनाने का विचार सबसे पहले नरसिम्हम समिति द्वारा पेश किया गया था। अब नरसिम्हम समिति की रिपोर्ट 1 को देख लेते हैं। तो वर्ष 1991 में ये प्रस्तुत की गई थी। रिपोर्ट में एक 4 स्तरीय बैंकिंग संरचना बनाने की सिफारिश की गई थी, जिसमें 3 बड़े बैंकों को शीर्ष पर रखने का सुझाव दिया गया था। इसमें स्थानीय क्षेत्र के बैंक जैसे ग्रामीण क्षेत्र केंद्रित बैंकों की अवधारणा को भी पेश किया गया था। इसमें बैंकों के लिए अनिवार्य बॉन्ड निवेश और नकद आरक्षित सीमा से चरणबद्ध कटौती का प्रस्ताव रखा गया था, ताकि बैंक अर्थव्यवस्था की अन्य उत्पादक जरूरतों के लिए ऋण देने में सक्षम हो सके। इसके द्वारा पूंजी पर्याप्त अनुपात कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की अवधारणा पेश की गई और शाखा लाइसेंसिंग नीति को समाप्त करने का प्रस्ताव दिया गया था। इस पहली नरसिम्हम समिति द्वारा गैर निष्पादित परिसंपत्तियों का वर्गीकरण करने और खातों का पूर्ण प्रकटीकरण करने संबंधित अवधारणाओं को भी सिफारिश की गई थी। ब्याज दरों को कम करने का प्रस्ताव करके यह समिति ने बैंकों के मध्य अधिक प्रतिस्पर्धी की शुरुआत की। इस समिति ने खराब ऋण लेने के लिए एक परिसंपत्ति पुनर्संरचना निधि की अवधारणा पेश की है। अगला क्वेश्चन है, हाल में पंजाब सरकार द्वारा ब्लैंक के तहत ड्रग्स की रिकवरी करने हेतु जानकारी तथा सूचना देने को प्रोत्साहित करने हेतु एक पुरस्कार नीति को मंजूरी दी गई है। तो इसके ऑप्शंस हैं A स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम, B नारकोटिक्स प्रिवेंशन अधिनियम, C ड्रग्स कंट्रोलर एक्ट, या फिर D प्रिवेंशन ऑफ ड्रग्स ट्रैफिकिंग। तो इसका उत्तर है A स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम। अब इस टॉपिक के बारे में जान लेते हैं। तो स्वापक औषधि और मन प्रभावी अधिनियम 1985 यह क्या है? तो यह अधिनियम को नारकोटिक ड्रग संबंधित एकमात्र अभिसमय कन्वेंशन ऑन साइक्रोट्रोपिक सब्सटेंस तथा नारकोटिक्स ड्रग्स और साइक्रोट्रोपिक्स
सब्सटेंस के अवैध व्यापार पर संयुक्त राष्ट्र अभिसयम के अंतर्गत भारत द्वारा समझौते के दायित्व को पूरा करने के लिए तैयार किया गया था। एनडीपीएस एक्ट 1985 भारत में ड्रग कानून प्रवर्तन के लिए वैधानिक ढांचा तैयार करता है। इस अधिनियम के तहत व्यापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थों की खेती, उत्पादन, निर्माण, स्वामित्व, बिक्री, खरीद, परिवहन, भंडारण, उपभोग, अंतर्राज्यीय गतिविधि, ट्रांसशिपमेंट, आयात और निर्यात प्रतिबंधित है। हालांकि चिकित्सा या वैज्ञानिक उद्देश्यों को छोड़कर सरकार द्वारा दिए गए किसी भी लाइसेंस, परमिट या प्राधिकरण के नियमों और शर्तों के अनुसार उपरोक्त मामलों में छूट प्रदान की गई है। केंद्र सरकार को व्यापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थों की खेती, उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, बिक्री, खपत, उपयोग आदि को विनियमित करने का अधिकार है। कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो नागरिक सेवा दिवस यानी कि प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को भारत सरकार द्वारा नागरिक सेवा दिवस यानी कि सिविल सर्विस डे के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस सिविल सेवकों के लिए नागरिकों को कार्य हेतु खुद को फिर से समर्पित करने और सार्वजनिक सेवा और काम से उत्कृष्ट के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को दोहराने के लिए एक अवसर के रूप में मनाया जाता है। इस तिथि का चुनाव स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा वर्ष 1947 में मेटकाफ हाउस यानी कि दिल्ली में प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के परिवीक्षकों को संबोधित करने की स्मृति को ताजा करने के लिए किया जाता है। दूसरा है कि यूरोपियन परिषद, काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन ऑफ और यूरोपियन काउंसिल, यूरोपियन संघ का गठन करने वाली संधि में सूचीबद्ध यूरोपियन संघ के 7 संस्थानों में तीसरे स्थान पर यूरोपियन परिषद अथवा यूरोपियन संघ की परिषद है। यह यूरोपीय संघ के 3 विधायी निकायों में से एक है तथा यूरोपीय संसद के साथ मिलकर यूरोपीय आयोग द्वारा पेश किए जाने वाली विधायी पहलों से संबंधित प्रस्तावों का संशोधन करने और उन्हें अनुमोदित करने का कार्य करती है। इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1967 को। इस परिषद का प्राथमिक उद्देश्य यूरोपीय संघ की विधायी शाखा के 2 वीटो निकायों में से एक के रूप में कार्य करना है। यूरोपीय संघ की विधायी शाखा का दूसरा वीटो निकाय यूरोपीय संसद है। तो ये दोनों निकाय एक साथ यूरोपीय आयोग के प्रस्तावों को संशोधित, अनुमोदित या अस्वीकृत करने का कार्य करते हैं। यूरोपीय आयोग यूरोपीय संघ में कानूनों को प्रस्तावित करने वाला एकमात्र निकाय है। संयुक्त रूप से यूरोपीय संसद तथा यूरोपीय परिषद के पास यूरोपीय संघ की बजट संबंधित शक्ति होती है। तो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और अगर ऐसे ही वीडियो देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।